देश के पहले हेवी इंजीनियरिंग का कारखाना बिहार में बना, जो अभी आपके यहाँ धुरवा में है। देश का पहला तेल शोधक कारखाना जो है वो बिहार में बना। आजादी के बाद पहला जो टाउनशिप था वो बिहार में बना है। नेहरू जी का सहयोग उस रूप में नहीं था जो कि वहां होना चाहिए। सरदार पटेल जी के मृत्यु के बाद से राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन राजेंद्र बाबू को कोई उस ढंग से सहयोग नहीं मिल रहा। कर्पूरी ठाकुर के जैसा ईमानदार व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति, वो तो मुश्किल है। वो सब महापुरुष थे। हालांकि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के अंदर कोई बिहार के विकास को लेकर कोई बड़ा विजन रहा। तो कर्पूरी जी, लालू जी और नीतीश जी की तुलना में नीतीश जी, मैं समझता हूं कि श्री बाबू के बाद शायद बिहार के श्रेष्ठ मुख्यमंत्री होते। वो अवसर उन्होंने गंवाया। बिहार में हम नीतीश जी को लेकर तो अभी भी भय रहता कि कब इधर से उधर चले जाए। कोई एक नेता बिहार में नहीं रह गया है पिछले 15 सालों 20 सालों के अंदर। देखेंगे कि बिहार में जिसको कि नेता कहें कि इनकी बात बिहार मानेगा। लीडरशिप क्राइसिस है। आपको विश्वास होता है इस बात पे जब तेजस्वी कहते हैं या इनकी पार्टी आज कहती है कि जो हुआ उसको भूल जाओ, ये वाली जो आरजेडी है दूसरी? लालू जी का जो 15 वर्ष का जो काल है ना, शायद दुनिया के डार्केस्ट एज जिसको कहेंगे कि चरम अंधकार का युग अगर कहीं होगा देश के किसी कोने में, तो बिहार का। जंगल ऐसा नहीं होता है, जंगल भी कुछ नियम से चलते हैं। वहां की चिड़ियां कितने बजे उठेंगी। उनके काल में तो जब FIR ही नहीं होना है, जब पुलिस अंकित ही नहीं करेगी, तो लिखा कहां जाएगा कि कितने हमारे दंगे हुए नहीं हुए। दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी में से एक यासीन भटकल बिहार के दरभंगा से पकड़ा गया था। बिहार के लोगों ने लालू जी को पूरे परिवार सहित 5 चुनाव लगातार हरा दिया था। क्या तेजस्वी यादव जी इस समय बिहार के संभालने में क्या नेतृत्व देने के योग्य माने जा सकते हैं? कम से कम नीतीश कुमार अच्छे बुरे हैं, उनके पास एक विजन तो है। हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, आपने उनसे पूछा नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उन्होंने बिहार के लिए इशू बहुत सही उठाया। आजकल सभी पार्टियों में भ्रष्ट नेता है, सबने संपत्ति इकट्ठी की है, अब उसके प्रमाण ये सब बातें उन्होंने एक उठाई है। बिहार में जो धार्मिक संस्थान है, आपके जो ऐतिहासिक संस्थान है, वो देश में कहीं से भी मतलब थोड़ा भी श्रेष्ठता में कम नहीं है। लेकिन लोगों ने जो है जितने मंदिर मठ थे उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया चारों ओर। जब एक से एक अज्ञानी, दिशाहीन, स्वार्थी, सत्ता लोलुप के हाथ में जब राजनीतिक नेतृत्व आ जाएगा तो दशा होगी। लोकतंत्र में पत्रकारों के विचारों का अपना एक विशिष्ट महत्व रहता है, खास करके जब पत्रकार साथ ही साथ एक सोशल एक्टिविस्ट हो, साथ ही साथ जब उनका पत्रकार्य जो पूरी उनकी जर्नी हो बहुत लंबी हो, गहराई हो जानकारियों की और विविधता भी हो विषयों की, तब उनके विचारों का महत्व और बढ़ जाता है। आज हमारे साथ एक ऐसे ही मेहमान हैं जिन्होंने शायद ही देश का कोई ऐसा एक अखबार रहा हो जिसमें उन्होंने अपने आर्टिकल्स ना लिखे हों, शायद ही कोई ऐसा टीवी चैनल रहा हो जिस पर वो न्यूज़ डिबेट्स में ना आए हो। आज हमारे साथ ऐसे ही एक पत्रकार, सोशल एक्टिविस्ट श्री अवधेश जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी, और कमरे के पीछे बैठे हुए आपके साथियों को भी। इन्होंने बहुत परिश्रम किया है यहाँ हमारे छोटे से कमरे को एक स्टूडियो में परिणत करने का। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके दर्शकों को, श्रोताओं को पता चले कि केवल बैठ के बातचीत नहीं होती है, इसके पीछे बहुत परिश्रम होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आते हैं सबसे पहले आपके अनुभव से ही। आप बिहार से आते हैं, मुजफ्फरपुर से आते हैं, और अगर बिहार का इतिहास देखें, राजनीतिक इतिहास देखें, तो मोटा मोटी 80 के बाद 3 भागों में बांट सकते हैं। 80 से 90 तक कांग्रेस का शासन, 90 से 2005 तक का लालू जी का शासन, और उसके बाद नीतीश जी का पिछले 20 वर्षों में। और आपने इस पूरी जर्नी को बहुत नजदीक से देखा है, कवर किया है, आपके विचार रहे हैं उस पर। कैसे देखते हैं इन 3 फेजेस को? कुछ बदलाव दिखे हैं बहुत ब्रॉडर, या वही बिहार आपको लगता है जो 1980 के शुरुआत में था? नहीं, 80 से बिहार को देखने से समझ में नहीं आएगा जी। इस देश को भी पता नहीं है कि 1956 में जो अमेरिका का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट था, उसने भारत में सर्वे किया था और बिहार को द बेस्ट गवर्निंग स्टेट की छवि दिखी कि देश में सबसे कोई बढ़िया शासन है और सबसे बढ़िया व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, तो सब में बिहार को बेस्ट दिया गया था। तो आप 80 में देखेंगे तो पता नहीं चलेगा। दूसरी बात है कि बिहार की जो आज़ादी के बाद जो रचना हुई, तो बिहार की रचना नहीं थी। जो उस समय के नेता थे श्री कृष्ण सिंह,
उन्होंने बिहार को भारत के विकास का एक मॉडल कैसे होगा कि इसको देख के भारत विकसित हो और विकसित भारत बनाने में बिहार का कंप्लीट योगदान हो, तो एक सर्वांग संपूर्ण जो है संपूर्ण देश बिहार में दिखे, इस रूप में उन्होंने उसकी पुनर्रचना बिहार की हुई थी। और ये बहुत कम लोगों को पता है कि देश के पहले हेवी इंजीनियरिंग का कारखाना बिहार में बना, जो अभी आपके यहाँ धुरवा में है। देश का पहला तेल शोधक कारखाना जो है वो बिहार में बना। आजादी के बाद पहला जो टाउनशिप था वो बिहार में बना है। तो ये 80 से करेंगे तो वो तो फिर ऐसे लोग आ गए थे, उससे नहीं चलता है। साथ ही साथ एक मॉडल को समझना पड़ेगा कि बिहार कैसे ध्वंस हुआ है। श्री बाबू ने जब बिहार का निर्माण किया तो उन्होंने आधुनिक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, आधुनिक मेडिकल कॉलेज बनाए, लेकिन उन्होंने उसी स्तर से आयुर्वेद के भी कॉलेज बनाए, होम्योपैथ का भी कॉलेज बनाया, योग के भी विद्यालय बनवाए। और उन्होंने जो संस्कृत की शुरुआत की तो संस्कृत में ज्योतिष भी पढ़ाई हो और तंत्र की भी पढ़ाई हो। ये बिहार ही था, क्योंकि ये भारत की विद्या थी। वो जो उनके भाई जो थे वो ज्योतिष और तंत्र के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने यही नहीं किया, उन्होंने भारत में थिंक टैंक हमारे बिहार के लोग रहे हैं, तो काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट, जो भी छात्र 50-60 साल से पढ़ रहे होंगे उनको अलग अलग इतिहास में, समाज शास्त्र में काशी प्रसाद जायसवाल इंस्टीट्यूट के फलाने शोध, एन सिन्हा इंस्टीट्यूट कि थिंकर्स पैदा हो, थॉट के बगैर कैसे देश चलेगा। और उसके साथ साथ नाटक और नृत्य के लिए उन्होंने नृत्यशाला बनवाए, जो पटना का विद्यापति थिएटर है वो किसका बनाया हुआ है। तो आप देखेंगे कि उस रूप में उन्होंने पूरी रचना की थी कि हमारे बिहार में सब चीज होना चाहिए। एग्रीकल्चर कॉलेज, अब आप आज बहुत सारे हमारे यहाँ वैसे बाद में दिया नहीं गया, लेकिन तो आप उस ढंग से एक पुनर्रचना बिहार की हुई थी और वो बिहार एक प्रगति के सोपान पर था, विश्व में दिशा देता था। लेकिन चूंकि एक पॉलिटिकल लीडरशिप, नेशनल पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी थी जो थोड़ी समस्या होती थी। जो लोग हमारे देश में आज भी वही कल्चर है कि जो बहुत साफ बोलते हैं, जो जीवन में स्टैंड ले सकते हैं, जो असर्टिव होकर बात करते हैं, वो चाहे कितना भी अच्छा काम करे, लोग उनके साथ नहीं खड़े होते हैं, बड़े लोग उनसे बचते हैं। तो वो वहाँ की स्थिति थी। तो इसलिए आप अगर 80 के दशक से देखेंगे ना, तो फिर वो नहीं देखेंगे जो बिहार में कैसे उसका पतन होता गया है अपने यहाँ। द बेस्ट गवर्निंग स्टेट, जो पूरे देश का एक मॉडल बनना था, वो बिहार ध्वंसावशेष में परिणत हुआ है। तो उसकी एक लंबी यात्रा है। उस पर केवल मैं एक सूत्र रूप में आपके दर्शकों के सामने रखा हूं कि इसको हमारे लोगों को जानना चाहिए। क्योंकि आप ध्यान रखिए कि बिहार का इतिहास, इसलिए बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, थोड़ा इधर मेरठ लगा के, और जो बुंदेलखंड का इलाका है, थोड़ा बंगाल का इलाका, जब 1857 की क्रांति हुई तो सबसे ज्यादा जागरूकता यही थी। बिल्कुल। और करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों को अब नए शोध में पैदा लिया है कि जिनको थोड़ा भी ज्ञान हो सकता था, चाहे वो साधु रहे हो, पंडित रहे हो, वो चाहे शिक्षक रहे हो, एकदम काट दिया गया। आप जगह जगह बिहार में जाएंगे तो कहीं फसियरवा चौक मिलेगा, कहीं गन शहीदा का मेला लगता हुआ मिलेगा, एकदम लाशें बिछी हुई थी पूरे बिहार में। बंगाल के आधा पार्ट में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कोशिश ये थी कि एक भी ज्ञानी व्यक्ति न रहे यहाँ। तो वहां से उस स्टेट को खड़ा होना था। उसमें जो लोग बचे थे वहां से वो स्टेट खड़ा हुआ है। और जो अंग्रेजों ने अस्थाई बंदोबस्ती लागू की, जमीन हमारे यहाँ पूरा, जमीन का कोई ऐसी मिल्कियत हमारे यहाँ होती नहीं थी। तो अंग्रेजों ने जब परमानेंट सेटलमेंट, अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया तो बिहार बंगाल को ही केंद्र में रखा था। उस समय बिहार और बंगाल एक ही प्रांत होते थे। बिहार का इस समय जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा तीनों एक ही प्रांत थे। तो वहां का जमींदारी सिस्टम की शुरुआत अंग्रेजों ने वहीं से की। यहाँ ज्यादा विद्रोह की स्थिति है, बाकी जगह बाद में हुआ है। तो बिहार को जब वहां से समझेंगे कि जब एक से एक अज्ञानी, दिशाहीन, स्वार्थी, सत्ता लोलुप, लंपट जब के हाथ में जब राजनीतिक नेतृत्व आ जाएगा तो दशा होगी। तो वो जो, जैसे बिहार को आप 80 में जब आते हैं तो जैसे वो गजानन माधव मुक्तिबोध ने लिखा है ना कि वो मेरे आदर्शवादी मन, वो मेरे सिद्धांतवादी मन, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, मर गया देश, अरे जीवित रह गए तुम, अब तक क्या किया, जीवित, अब तक क्या किया, जीवन के जिया। वो हालत हमारी बिहार की हुई है। जी जी जी। और आर्थिक के साथ साथ अगर मैं उसमें जोड़ सकूं सर, तो बिहार सामाजिक मुद्दों में भी एक अग्रणी राज्य रहा। सबसे पहला राज्य बना जिसने जमींदारी उन्मूलन किया। समाजवाद आंदोलन का भी अगर केंद्र बोले तो बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, उसी को आप रख सकते हैं। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन वहीं से शुरू हुआ। जेपी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन केंद्र वहीं रहा। तो इतने सारे सामाजिक आंदोलन, आर्थिक एक तरह से आप कहिए मॉडल के रूप में विकसित होने का एक
एक शुरुआत हुई, उसके बाद भी आपको लगता है कि किस फेज में हम लोग कहां पिछड़ गए कि आज इस स्थिति में आ गए? नहीं, इसको दूसरे रूप में लेना पड़ेगा। एक तो जयप्रकाश जी का संपूर्ण क्रांति आंदोलन की उन्होंने शुरुआत नहीं की थी। जयप्रकाश जी का पूरा समय 1950 के बाद सर्वोदय, ग्राम स्वराज, भूदान, ग्राम दान में लगा था। जब ये मूवमेंट गुजरात में शुरू हुआ था, गुजरात से बिहार में आया, बिहार केंद्र हो गया था उसका, तो पहले लोग विनोबा भावे के पास गए थे कि आप इसका नेतृत्व संभालिए छात्रों ने। उन्होंने इनकार कर दिया। तब लोग जेपी के पास जाए। आप जाएंगे ना, जो कदम कुआं है तो वहाँ कांग्रेस मैदान है, उसके आगे चरखा समिति का दफ्तर है। चरखा समिति में ही वो रहते थे। तो वो उस समय भी सर्वोदय के लोगों की संख्या, मीटिंग होती 20-25 लोग होते थे, ऐसा नहीं कोई बड़ी संख्या थी। लेकिन जयप्रकाश जी का चूंकि आजादी के आंदोलन के दौरान की एक वो शक्ति थे, और 1971 में बांग्लादेश के जब लड़ाई हुई थी तो इंदिरा जी ने उनको वो भेज दिया था कि आप दुनिया भर में समाजवादियों के बीच जाइए, और उसमें उन्होंने काम किया था। तो उनकी एक प्रतिष्ठा जो है देश और दुनिया में थी, तो उनसे किया गया था। तो वहां से संपूर्ण क्रांति तो बाद में उन्होंने नारा दिया था, जो भाषण हुआ था गांधी मैदान में, तो वहां से दिया था। देखिए मूवमेंट का मतलब क्या है कि एक आपके अंदर परिवर्तन का एक स्वाभाविक भाव। जी। हाँ, विद्रोह का मतलब कोई नष्ट करने वाला विद्रोह नहीं। जी। भाई नक्सली मूवमेंट भी आपके थोड़े पड़ोस से ही शुरू हुआ था, बंगाल से हुआ था, फिर बिहार में आया। सबसे पहला मुसहरी में नक्सली, जहां जयप्रकाश जी 1971 से हुआ रहने लगे थे, तो वो हुआ था। तो ये जो आप मूवमेंट दिखाई देता है कि जमींदारी उन्मूलन, सामाजिक बात की, तो ये भी देश को जाना चाहिए कि काशी विश्वनाथ में दलितों का प्रवेश बाद में हुआ है, 1955 में हुआ है। देवघर में दलितों का प्रवेश सबसे पहले हुआ। श्री बाबू आंदोलन करने वाले थे, घुसाने वाले, और जो स्वामी सहजानंद सरस्वती थी तो भूमिहार थे। और जो वो हालांकि वो कर्मकांड के पक्ष में थे कि भूमिहार कर्मकांड कराए, बहुत सारी पुस्तकें उन्होंने उस पर लिखी, और उनके बारे में सुभाष बाबू ने कहा कि ऐसे हमको अगर 100 लोग मिल जाए तो हम पूरे भारत को आजादी दिला देंगे। तो उन्होंने आंदोलन शुरू किया। ये सारी परंपराएं रही हैं हमारे यहाँ, और इस जटिलता में से बिहार निकला भी है, सब धक्का खाते हुए चला है। लेकिन देश की परिस्थिति, दुनिया की परिस्थिति का भी असर होता है बिहार के लोगों पर। हाँ? तो वो अगर उस समय की परिस्थिति आप देखेंगे कि जो दुनिया भर में एक कम्युनिस्टों का मूवमेंट हुआ है, दुनिया भर का सोशलिस्ट मूवमेंट था, अलग अलग देश आजाद हो रहे थे, और बिहार के, उड़ीसा के, बंगाल के लोग तो इंडोनेशिया की लड़ाई में शामिल थे कि उनकी मुक्ति की लड़ाई में शामिल हो, सब लोग लड़े हुए थे। तो एक समागम का केंद्र होता था। तो ये सारा होते हुए भी हमारे यहाँ जो 3-4 चीजें थी जिसमें दोष उत्पन्न होने शुरू हुए। पहला यह था कि ऐसे जो परंपरागत रूप से बिहार में कांग्रेस पार्टी ने उन नेताओं को खड़ा नहीं होने दिया जिनका कि केंद्र के साथ उस ढंग से तादाद में नहीं था। बहुत पहले मुझे याद है 90-91 में हमने एक आर्टिकल लिखा था साप्ताहिक हिंदुस्तान में कि केंद्र ने बिहार को कैसे पीछे रखा और कैसे योजना वगैरह में उसको। दूसरा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सहयोग होने चाहिए आपको शिक्षा के स्तर पर, इंडस्ट्री के स्तर पर, बाकी चीजों पर, उसमें लगातार आप देखेंगे, अगर आंकड़े आप देखेंगे तो उसमें कटौती होने लगी और उसके असर वहां। हालांकि इसके बावजूद चूंकि बिहार का एक कैरेक्टर था कि कम खर्च में भी बहुत अच्छा काम करने का, जी लेने का, हाँ, तो इसके बावजूद लोग अपने स्टैंड पर करते रहे। लेकिन फिर जब आप नेताओं को ऊपर से लादना आपने शुरू कर दिया, हाँ, ऊपर से लादना शुरू किया है, उसके खिलाफ विद्रोह हुआ, फिर विद्रोह में 1967 में अपने यहाँ सरकार बदल गई थी, संविध सरकार में शामिल हुई थी। 1967 के बाद से बिहार में कभी राजनीतिक स्थिरता उस रूप में नहीं, सरकारें 5 साल चली है, लेकिन नीतिगत स्थिरता, कोई मुख्यमंत्री 5 साल तक काम करे, ये सब नहीं। और कास्ट उसी पॉलिटिक्स में धीरे धीरे हावी होता गया। श्री बाबू के समय भी था, जयप्रकाश जी ने एक पत्र लिखा था कि आपने जानबूझकर महेश बाबू को आप इसमें मंत्रिमंडल में आपने शामिल किया है और सहाय जी को शामिल नहीं किया है। 3-4 श्री बाबू ने उनको उत्तर दिया है कि तो आप तो इतने बड़े नेता हैं, आपने जिनका नाम किया वो सब तो कायस्थ हैं, तो क्या ऐसे देश चलेगा? मैं तो उसको लेना चाहता था, 3 ही कैबिनेट का बर्थ था, हम कैसे ले सकते थे? अब महेश बाबू तो पिछली बार जो है उनको वंचित रहे थे, इस बार उनको लेना जरूरी था। तो ये सब चीजें वहां चलने लगी थी और सेंटर का सहयोग नहीं था। नेहरू जी का सच्चाई बात यही है कि नेहरू जी का
सहयोग उस रूप में नहीं था जी। जो कि वहां होना चाहिए। सरदार पटेल जी के मृत्यु के बाद से ही जी। राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बन गए थे, लेकिन राजेंद्र बाबू को कोई उस ढंग से सहयोग नहीं मिल रहा था। तो अगर वहां देखेंगे तो एक होता है। सेकंड होता है कि किसी भी स्टेट में जो कल्चरल रिफॉर्म की बात होती है ना, जो बिहार में शुरू में तो श्री बाबू ने काम किया, लेकिन बाद में पॉलिटिक्स, उसके बाद में वो सब काम रुक गए। जैसे उदाहरण के लिए बिहार में जो धार्मिक संस्थान है, आपके जो ऐतिहासिक संस्थान है, वो देश में कहीं से भी मतलब थोड़ा भी श्रेष्ठता में कम नहीं है, लेकिन उस रूप में उसको खड़ा नहीं किया गया। बिहार का केवल उतना ही हो जाता कि अब जैसे मधुबनी है तो वहां एक उच्चैठ देवी का मंदिर है। अब उच्चैठ में माना जाता है कालिदास जी का गांव है, पूरा देश कालिदास कालिदास करता है। किसी ने प्रचार किया? उस श्री बाबू के समय थोड़ी बहुत हुआ था कि उसका उद्धार करो, फलाना करो, वो सब योजना भी रुक गई थी। आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूँ। कहा जाता है कि रामचंद्र जी जब जा रहे थे तो जनक वहां से पास पड़ता है, तो वहां उन्होंने पूजा किया था रुक के। अब जो भी है, संस्थाएं ऐसे चलती है मिथ से रूप में। आप उसी एरिया में बढ़ेंगे मिथिला में तो एक कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है, और चूंकि ये पॉडकास्ट है इसलिए बोल रहा हूं तो मैं शॉर्ट करता। कपिलेश्वर महादेव का मंदिर आपको रास्ते में मिलेगा। तो मैं स्वयं एक बार उस एरिया में घूम रहा था, तो मैं वहां गया। मैंने कहा भाई ये मंदिर बाहर से लोगों ने उसको कब्जा कर लिया, कभी जाके उस पर फिल्म बनाएंगे। तो हमारे यहाँ बिहार में क्या हुआ है जो आप कह रहे हैं कि लोगों ने जो है जितने मंदिर मठ थे उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया चारों ओर से। तो पीछे बड़ा अच्छा मंदिर है, बाहर से दुकान बना के सबने कर दिया। दरभंगा महाराज ने 51 एकड़ जमीन वहां दिया था। तो मैं गया तो मैंने कहा तो अच्छा मंदिर लग रहा है, चलो अंदर गए तो उसमें जरा अनुभूति भी थी। तो मैंने भाई यहाँ के सबसे जानकार पंडित जी को बुलाए, बात किया। तो बोला कि ये कहा जाता है कि जब राजा जनक ने यज्ञ किया था तो कपिल मुनि यहाँ से गुजर रहे थे, और कपिल मुनि को यहाँ आभास हुआ कि यहाँ नीचे शिवलिंग है। उन्होंने फिर पूजा की, गांव वालों को बुलाया और खुदाई हुई, वहां से ये शिवलिंग है, और उस समय से इसका इतिहास है। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, जो आपके मुंगेर में जो तारापीठ मंदिर है हमारे कर्ण का, आखिर कर्णावती आप यहाँ बताते हैं, कर्ण को अगर अंग प्रदेश मिला था तो अंग कहाँ है? तो वो अगर प्रतिदिन अपना मुकुट काट के चढ़ाते थे तो किस देवी को चढ़ाते थे? वो मुंगेर में है। तो अब ऐसी स्थितियां हैं। माता मुंडेश्वरी देवी का आज भी कोई जाए, मैं तो देश से आह्वान करता हूं कि आज भी इस्लामी आक्रमणकारियों ने उसके जो स्तंभ तोड़े हैं, मूर्तियां तोड़े हैं, वही पड़ा हुआ है। उस पर लोग बैठते हैं, वैसे ही ध्वस्त है। कोई जाके देखे, अगर वो हैसियत नहीं थी, अगर बिहार नहीं था तो बख्तियार खिलजी कहां से चलते हुए वहीं क्यों पहुंचा होगा? तो एक परंपरा थी। वो जो काम होना चाहिए था ना लोगों के अंदर सांस्कृतिक पुनर्जागरण का, वो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं कर सकी, जो हमारे साधु संत से नहीं करे। और जो ब्राह्मणों की भूमिका थी, खासकर अंग के मिथिला के ब्राह्मणों के, तो जब उनका ही इतना पतन हो गया कि पैसे दे के वोट लेने लगे थे मिथिला में लोग, जाइए मेरे को लोग गालियां भी देंगे, मैं स्वयं गया हूं और मांगते थे पैसे लोग, तो इतना पतन हो गया। तो उसके बाद समाज खड़ा नहीं होता है। उसी के विपरीत दूसरे राज्यों में देखेंगे तो वहां ये सब चीजें खड़ी की गई हमारे यहाँ। आज बिहार से ज्यादातर लोग जाते हैं वैष्णो देवी, जाते हैं। आपके यहाँ ऐसी पीठे, वैष्णो देवी भी जाए, लेकिन आपके यहाँ किसको मालूम है कि आपके यहाँ ऐसी पीठे हैं जहां जाना चाहिए? मुजफ्फरपुर में चतुर्भुज स्थान जगह है, वहां एक चतुर्भुज नारायण का मंदिर है। बिहार में जो सूर्य मंदिर 2-3 है, वहां एक सूर्य मंदिर है, बिहार के लोगों को पता नहीं है। भगवान विष्णु भगवान का एक मंदिर है। तो ये सब जो केंद्र थे, इनको विकसित किया जाता तो बिहार को जरूरत नहीं पड़ती। और लास्ट आपको बता रहा हूं, आप मुंगेर जाएंगे तो मुंगेर में एक जगह है, वहां वो कुएं से आज भी गर्म पानी निकलता है। वहां चापाकल चलाएंगे तो उसमें गर्म पानी है, लेकिन अभी एक इंजीनियर ने पता चला, उसको सिविल इंजीनियर ने उसमें गड़बड़ कर दिया, तो कुएं का पानी नॉर्मल हो गया, लेकिन तो उसको ठीक कराया जाए, लेकिन आज भी उसमें से गर्म पानी उसमें से आ रहा है, जो बाहर जो उसमें, जिसको हमारे यहाँ चापाकल बोलते हैं। और कहा जाता है कि राम जी और सीता जी इस वाटिका में थे। ऐसे ही, जिसको हम मिथ कहते हैं ना, ऐसे ही चीजें होती है। तो इन सब चीजों के नहीं करने के कारण श्री बाबू का इस पर ध्यान था कि अच्छे कर्मकांडी पैदा हो, अच्छे हमारे यहाँ पहलवान पैदा हो, अच्छे गायक पैदा हो, अच्छे सिद्ध पुरुष पैदा हो, इंजीनियर पैदा हो। इंजीनियरिंग के पढ़ाई में बिहार में समाज शास्त्र भी एक विषय होता था कि अगर हमारे बच्चे समाज शास्त्र नहीं जानेंगे तो काम कैसे करेंगे। तो वहां से अगर आप देखेंगे तो आज आप तुलना कर सकेंगे कि क्या स्थिति पैदा हो गई है बिहार की। आपने 67 के बाद की अस्थिरता की बात की सर, और उसी समय करीब करीब एक तरह से आप देखेंगे तो भारत में जो पूरा समाजवादी आंदोलन था वो जोर पकड़ रहा था। 67 पहले चुनाव थे जब कांग्रेस 8 राज्यों में चुनाव हार गई और बिहार भी उनमें से एक था।
उसके बाद जितनी भी सरकारें आई बिहार में, चाहे वो समाजवादी पार्टियां रही हो या फिर कांग्रेस भी रहा हो, 70 में तो एक तरह से लग रहा था कंपटीशन है कि कौन ज्यादा समाजवादी है। तो उसके बाद जितनी भी सरकारें रही, क्या आपको लगता है ये जो सोच है जिसमें एक प्रकार से सामाजिक स्तरों पर तो बात की जा रही थी, लेकिन इस प्रकार के आर्थिक पहलुओं पे कोई बात ही नहीं की जा रही है, कल्चरल रिफॉर्म पे कोई बात ही नहीं की जा रही है, आपको दोनों में कनेक्शन लगता है? नहीं, इसको ऐसे नहीं देखना चाहिए। एक तो यह झूठ है कि देश में केवल समाजवादी आंदोलन थे। भारत में एक बड़े सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आंदोलन लंबे समय से रहा है, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उस रूप में समाजवादी नहीं थे, वो रामायण मेला लगाते थे। हाँ, समाजवादियों में जो एक अजीब किस्म के लेफ्ट आइडिया आ गए, वो अलग पक्ष का था। हाँ, हमारे यहाँ के जो बिहार के कम्युनिस्ट थे ना, वो सब भी ज्यादा धार्मिक लोग भी कम्युनिस्ट होते थे, वो उस रूप में परंपरा नहीं थी। ये एक तो ये झूठ है कि केवल समाजवादी आंदोलन के कारण ही 67 हुआ। 1964 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में एक महासंघ बना था। तो आप जनसंघ को निकाल देंगे उसमें से और कहेंगे कि केवल समाजवादियों ने पूरे देश में, तो हर जगह जनसंघ की सीटें थी, बिहार में सीटें थी और कम सीट थोड़े थी। तो इसलिए उस रूप का आंदोलन नहीं था। कांग्रेस के विरुद्ध एक विद्रोह का भाव था, क्योंकि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधीकरण और मतलब भारत नष्ट हो जाए, पूरी दुनिया हमारा है, चीनू अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, एक मजाक बन गया था नेहरू जी के समय में, वो चलने लगा था। और उस रूप में तो एक विद्रोह, असंतोष था। राज्य से जो अपेक्षाएं थी आजादी के बाद, और राज्य से अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही थी, तो राज्य से असंतोष का कारण, क्योंकि राज्य ने अपेक्षाएं जताई कि सब कुछ हम ही करेंगे, हमको वोट दे दो जी। तो वहां से हुआ है सत्ता परिवर्तन के लिए, वो था वर्षों में। तो वो एक मिला जुला आंदोलन था जी। ये केवल उसमें कांग्रेस के अंदर के भी विद्रोही थे, समाजवादी भी थे, जनसंघी भी थे, हिंदू महासभाई भी थे, अलग अलग पक्षों के लोग उसमें शामिल थे। इसलिए उसको केवल एक नाम देना समाजवादी मूवमेंट और ठीक नहीं। क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं उसमें शामिल थी जी। हाँ, आज जो झारखंड मुक्ति मोर्चा आपको लगता है उसमें शामिल नहीं थी, तो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं भी उसमें शामिल थी। भाषाई स्तर पर जो आंदोलन हो रहे थे, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, वो सब तो बिहार, चूंकि खूब बहस होती थी वहां, देश भर के सब विचार के लोग जा रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं, तो वो केंद्र होता था। लेकिन आप जो दूसरा प्रश्न उठा रहे हैं, देखिए अर्थव्यवस्था अलग कोई विषय नहीं होता है। अर्थव्यवस्था का सामान मतलब क्या है कि आपको जो हमारे शुद्ध भोजन मिले, रहने के लिए घर मिले, एक पहनने के लिए ठीक ठाक कपड़ा हो, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, आने जाने के लिए यातायात की व्यवस्था हो, शुद्ध पानी मिले, और ये सब चीजें जो हैं, एक वातावरण। तो अर्थव्यवस्था को कोई अलग से वो नहीं है, ये शरीर का एक अंग है संपूर्ण विकास का। हमारे यहाँ यही रहा कि इकोनॉमी मतलब अलग, नहीं, इकोनॉमी नहीं है, जिसको सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहते हैं ना, उसके अगर 8 भाग में एक इकोनॉमी भी आती है, तो वो समग्र होता है। वो अर्थव्यवस्था केवल वही नहीं है। अब आपके पास अगर खेती अच्छी नहीं है और आपकी बाहर आय आपकी मान लीजिए महीने में ज्यादा ही हो जाए, तो बैलेंस हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। आपको शुद्ध भोजन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए अर्थव्यवस्था अपने आप में वो नहीं है। और बिहार की परंपरा में, भारत की परंपरा में 4 हमारे यहाँ पुरुषार्थ चातुष्ट है। भारत की पुनर्रचना करने की जो थी, जो बिहार में, चाहे जेपी का भी आप एक जाएंगे तो कहीं, मैं लोगों को भी कहूंगा, भारतीय राज व्यवस्था का पुनर्गठन, उनका एक लेख है 1955 का, जिसमें उन्होंने लिखा है कि भाई कैसे क्या होना चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है कि भाई इस समय जो आप पूछ रहे हैं उसका बड़ा बढ़िया उन्होंने लिखा है कि ये जो व्यवस्था है, इसमें आम आदमी भौचक खड़ा है, वो समझ ही नहीं पा रहा है, न उसको भाषा मिल रही है, न उसको ये कानून समझ में आ रहा है, न उसको अपनी नीतियां समझ में आ रही है। देश गरीब था। पहला आपका 193 करोड़ का तो पूरे देश का ही बजट था। वो जो है आपका पहला बजट 193 करोड़ का था। उसमें बिहार का, हालांकि बिहार कोई गरीब स्टेट नहीं था, बिहार एक संपन्न स्टेट था, फिर भी तो वहां से चीजें खड़ी हुई है। हम लोगों के बचपन में देखते थे, गांव में छोटे छोटे पुल बनते थे, तृतीय पंचवर्षीय योजना, सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ गया था भारत पर, केजीबी का बहुत प्रभाव बढ़ा था, वो सब बिहार में भी था। कम्युनिस्ट मूवमेंट खड़ा हो गया था बिहार में। कम्युनिस्ट पार्टी ऐसे तो देश में ही दूसरी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी, बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी दूसरी पार्टी थी। तो जनसंघ, कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के विद्रोही, ऐसे काफी जो है ना वो चीजें थी, और पार्टियां और टूटती रहती थी। आपके यहाँ तो पटना में आज भी जनशक्ति कार्यालय, एक डेली अखबार निकलता था, कम्युनिस्ट पार्टी का डेली अखबार बिहार से ही था। अब सोचिए कितना बड़ा केंद्र रहा होगा। तो प्रतिदिन का अखबार था उनका बड़ा, उसमें हर जिले में उनके संवाददाता होते थे, प्रखंड में। तो इतने बाद में आंदोलन हो गए ना
कि उसमें फिर मतभेद भी पैदा हो गए, एक मत होके काम करना कठिन हो गया। बाद में जाति की राजनीति हुई और उसके बाद बिहार को अगर केंद्र से मदद नहीं है, बाहर से मदद नहीं है, तो वहां के संसाधनों के आधार पर, वहां के ज्ञान के आधार पर, वहां की क्षमता के आधार पर योजना बना के काम करें, वहां के तीर्थ स्थल को विकसित करें, वहां की खेती जो है वो कैसे विकसित हो और खेती आधारित उद्योग पर काम हो, उसकी बजाय ना हो मतलब इस पर ध्यान जाने लगा कि केंद्र से पैसा ले आओ। ये लड़ाई होती थी कि हमारी रॉयल्टी, और ये बात सही है कि उस समय बिहार था तो आपका सारे कोयला के खदान जो है बिहार में है और रॉयल्टी बिहार को उस रूप में मिलती नहीं थी, तो लोग उस सब चीज से लड़ने लगे। फिर नक्सली मूवमेंट शुरू हो गया आपके यहाँ, तो ये मूवमेंट्स ने भी योगदान किया है और फिर ऊपर से नेता लादे जाने लगे, अनेक इसके कारण हो गए। ये एक कोई कारण नहीं है, लेकिन कुल मिला के इतना ही था कि बिहार को दिशा देने वाले नेताओं की मृत्यु के बाद बड़े कद के लोग हमारे यहाँ उपस्थित नहीं थे, जो बीच का कुछ रास्ता निकाले, केंद्र के साथ समायोजन करे। जयप्रकाश जी ने एक दो कोशिश की, मुजफ्फरपुर विकास मंडल बनाया एक उस क्षेत्र के विकास के लिए। मुसहरी में वो तो जापान जर्मनी सबसे पैसे लाए, उस समय नए नए मशीन लाए कि यहाँ से बने, लेकिन वो सब काम आगे नहीं बढ़ा। अब जैसे जैसे नेता हो गए, अब उन सब का नाम लेना, हमारे सब पूर्वज है, जिस प्रकार के भाषण होते थे उसमें कहाँ से पैदा होगी चीज। और याद है 1982 में, मुझे लगता है सर अगर गलत नहीं हो तो, जगन्नाथ मिश्र जी ने ये बात उठाई थी रॉयल्टी की, और उसके बाद ही इंदिरा गांधी जी ने उनको हटाकर फिर दूसरे मुख्यमंत्री बनाया, और उन 10 वर्षों में 6 मुख्यमंत्री बदले गए। जगन्नाथ मिश्र जी फिर फाइनली वापस है। अगर इधर से भी देखे, जो समाजवादी धड़ा बोले, चाहे विपक्ष का धड़ा बोले, एंटी कांग्रेस धड़ा बोले, तो अंतिम 3 जो बड़े नेता अगर हम देख सकते हैं तो कर्पूरी जी, उसके बाद लालू जी, नीतीश जी। तीनों खुद को समाजवादी ही बोलते हैं किसी न किसी प्रकार से, लेकिन तीनों के वर्किंग स्टाइल में भी बहुत सारे अंतरें हम देख पाते हैं। सर, आपको अगर इन तीनों के वर्किंग स्टाइल को कंपेयर करना हो, कर्पूरी जी, लालू जी और नीतीश जी को, तो किस प्रकार से करेंगे? नहीं, कंपेयर तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर तो, मैं तो उनकी गाड़ी पर कम उम्र थी, मैं उनके साथ बैठा भी हूँ। अच्छा। हमारे गांव में भी भाषण देने आए थे, तो हाँ, मिला भी हूँ। बड़ा दुखद मृत्यु उनकी हुई थी, बहुत कम उम्र में गुजर गए थे। कर्पूरी ठाकुर के जैसा ईमानदार व्यक्ति, समर्पित व्यक्ति, वो तो मुश्किल है। वो सब महापुरुष थे। हालांकि मैं इस बात को स्वीकार नहीं करूंगा कि कर्पूरी ठाकुर जी के अंदर कोई बिहार के विकास को लेकर कोई बड़ा विजन रहा। वो ठीक बात, वो अच्छा नहीं होगा ये मान लेना कि उनको वो एक असंतोष जो होता था, जो समाज में जिनको अगड़े पिछड़े कहते थे, तो समाजवाद की उस धारा में जो पिछड़े को लेकर असंतोष था, हालांकि उनका कोई अगड़ी जातियों से वैर नहीं था, उन सबके साथ काम करते थे। और उस समय समाजवाद के बड़े बड़े नेता, जिनको आज अगड़ी मैं अगड़ी और पिछड़े नहीं मानता हूं, लेकिन जो जातियां थी, तो वहां से उठे थे, गरीबी से थे। उनको मालूम था कि आवाज तो बच्चे सबको जाता नहीं मालूम है। जब उनकी तस्वीर मुख्यमंत्री बनने के बाद, जब वो एक मुजफ्फरपुर के ही पत्रकार थे, तो वो गए थे उनका कवर, देखा कि उनकी जो है मतलब घर में उनकी माँ या वो सब जांता पीस रही है। पहले आटा पीसा जाता तो उसको जांता बोलते थे, और उससे पीस रही है, फिर उससे आटा निकल रहा है। और उस प्रकार से उनका व्यक्तिगत जीवन उनका बहुत ईमानदारी का था, जीवन में लोकतांत्रिकता थी, संघर्ष किया था। बाकी इनके बारे में वैसा नहीं कहा जा सकता है। अब लालू जी अगर समाजवाद थे, फिर तो देखिए लालू जी का जो 15 वर्ष का जो काल है ना, शायद दुनिया के डार्केस्ट एज जिसको कहेंगे, कि चरम अंधकार का युग अगर कहीं होगा देश के किसी कोने में, तो बिहार का था। वो दौर तो मैं समझता हूं कि हम लोगों के दुश्मन देशों को कोई न दिखाए। व्यक्तिगत रूप से मेरा सम्मान है उनसे। वो 74 के मूवमेंट के बड़े नेता थे, छात्र नेता थे वो भी, लेकिन उन्होंने वो कुछ उसको आप व्याख्या नहीं कर सकते कि वो कैसा शासन था। मतलब काम न करना ही, कुछ न करना ही मतलब काम करना हो गया था, कुछ करना ही नहीं है। और इसीलिए जैसे बिहार में सड़कें थी, पटना से आप रांची आप 8-9 घंटे में जा सकते थे। आज की सड़कें नहीं थी, लेकिन काम चलाऊ सड़क सब जगह थी। जब सड़क की मरम्मत ही नहीं हुई, जो पक्की सड़कें हैं, तो क्या हो जाएगा फिर? उस पर तो चलना भी मुश्किल होता है। पटना से मुजफ्फरपुर का रास्ता कच्ची सड़क जो हो गई, पहले कच्ची सड़कें जो है तो मिट्टी भर के आप चला सकते हैं, लेकिन ईंट पत्थर से बने हुए सड़कें अगर टूट जाएंगी तो क्या हालत होगी? बिहार की वही हालत थी कि अगर आपको, मैं दिल्ली से कई बार किसी की शादी में जाना होता था, 25-30 किलोमीटर जाना है, तो हम लोग 4-5 घंटे 6 घंटे पहले चल देते गाड़ी से। गाड़ी इस प्रकार से, मैं इससे हाथ चले, ये मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ, गाड़ी ऐसे चलती थी, धीरे धीरे धीरे,
और मान लीजिए अगर रास्ते में गाड़ी पंक्चर होगी कुछ होगी तो कोई मिलने वाला भी नहीं है, अंधकार का समय था। मतलब ये तो उसकी तो तुलना ही नहीं की जा सकती है उस एज की। कोई भी सभ्य आदमी समाज में उसका अपने सभ्यता को बचाए हुए रहना बड़ा मुश्किल हो गया। और जातीय उन्माद इस ढंग से बढ़ा, उसमें सभी का दोष है। मैंने उस समय भी 1-2 आर्टिकल लिखे थे, कुछ प्रस्ताव सवर्ण समाज के लिए, आरक्षण के विरोध में आंदोलन चल रहा था। मैंने कहा था ये ठीक नहीं है। और तो दूसरी ओर से भी गलतियां हुई हैं, लेकिन उस गलतियों का उनको समझ में आ गया कि इसी आधार पर वोट मिलेगा। तो वहां से जो है बहुत भयावह परिस्थिति पैदा हुई और आडवाणी जी की रथ यात्रा चल रही थी। हालांकि वो निर्णय यहाँ से था कि भाई रथ यात्रा रोकी जानी चाहिए। उन्होंने अपना वो हीरो बन गए उस समय। फिर उनको लगा कि मैं तो अकेले ही हीरो हूँ, मुसलमानों का वोट हमको मिल ही जाएगा, हमारी जाति है ही है, तो पार्टी तोड़ दो। तो अब ठीक है, वो अकेले हो गए। अब न उन पर जॉर्ज फर्नांडिस का कोई रहा, न शरद यादव का कोई दबाव रहा। जो भी समाजवादी बड़े नेता थे उनका कोई दबाव तो रहा नहीं, निरंकुश हो गए, उसके अनुसार किए और भ्रष्टाचार शुरू हुआ। फिर वो जब उनको जेल जाने की नौबत आई थी तो उनको अरेस्ट करना कितना कठिन था। एके विश्वास उस समय ऑफिसर थे, और वहां से फोर्स बुलाना पड़ा उनको अरेस्ट करने, जो हालत पैदा हो गई थी। गवर्नर से परमिशन लेना पड़ा। और फिर वो राबड़ी देवी जी मुख्यमंत्री बन गई। तो अब उसमें आप सोचेंगे वो तो उनसे तो तुलना कर ही नहीं सकते। वो लालू जी का मतलब ही था कि कोई काम नहीं होना। तो एक जो बचा खुचा बिहार था, शिक्षा आपकी समाप्त हो गई, सड़कें समाप्त हो गई, 10,000 5,000 रुपया के लिए लोगों का अपहरण होने लगा। अपहरण सामान्य बात थी। अपहरण ऐसे था जैसे गांव में अभी आपको 5,000 रुपया चाहिए, तो कोई एक शिक्षक है, उसका बच्चा है, उसको उठा के ले जाओ, 5,000 दे दो तो बच्चे को छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। जो व्यापारी होते थे सारे, आपको जैसे मुजफ्फरपुर उत्तर बिहार का सूतापट्टी होता था, चेंबर ऑफ कॉमर्स बहुत बड़ा था, पटना से वो बड़ा केंद्र था वाणिज्य का। और वहां से मुंबई में मिलें होती थी, वहां से बिक्री हो जाती थी, देश भर से भी निर्यात होते थे वहां से। इसीलिए साबरमती एक्सप्रेस जो बाद में जला तो मुजफ्फरपुर से चलाया गया। एक मतलब वहां के मारवाड़ियों को जैसे डर से भगा दिया गया। रेस्टोरेंट में जाके बैठ जा रहे हैं लोग, मुफ्त में खाना खा लेने, पैसा नहीं, रात में भाग गए। एक दीपक होटल था, पटना की हालत तो सही हो गई थी, रेस्टोरेंट सब बंद होने लगे थे जगह जगह। तो वो तो एकदम एक आप कह सकते हैं कि जिसको जंगल राज तो एक कारण पर उसने कह दिया था, क्योंकि जंगल ऐसा नहीं होता है, जंगल भी कुछ नियम से चलते हैं। वहां की चिड़ियां कितने बजे उठेंगी, वो एक डार्केस्ट एज होगा जिसका विश्लेषण, इसलिए उनसे आप तुलना मत करिए। वो तो भयावह परिस्थिति है। बिहार के लोगों की क्षमता थी कि अपने राज्यों को छोड़कर बाहर आकर अपने को छोटे छोटे काम करके स्थापित किया। लोगों ने जिनके पास जमीन होती थी 10 कट्ठा 15 कट्ठा 1 बीघा जमीन बेच दिया, बच्चे सब हमारे जाके बाहर पढ़े, छोटे छोटे काम करके लोगों ने। तो जो है, और उसमें एक और देखिए, उसमें सुलभ शौचालय की बड़ी भूमिका थी। वो जो विंध्यश्री पाठक थे, उन्होंने देश भर में जो सुलभ शौचालय बनाए ना, तो मैं समझता हूं कि मान लीजिए अगर बिहार के 50,000 लोगों को बाहर सुलभ शौचालय में उन्होंने काम दे दिया, तो 50,000 लोगों ने अपने परिवार वगैरह इधर उधर कर लिए देश भर। ऐसे ऐसे कुछ काम हुए जिसके बहाने लोग गए, एक गया तो उस शहर में दूसरे को बुलाया, तीसरे को बुलाया, वो सब चीजें जो है वो काम किया। वो तो कुछ था ही नहीं आपके बिहार में, लेकिन उसका एक लाभ ये हुआ कि चूंकि हमारे यहाँ सो कॉल्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन नहीं हुआ, तो हमारे जमीनों की उर्वरा शक्ति बची रही। उसमें इतने रासायनिक खाद नहीं डाले गए कि आज भी वो उर्वरा शक्ति हमारी बची हुई है। तो एक जिजीविषा से रहा। इसलिए लालू जी का, नीतीश जी जब आए थे तो एक बड़े सपने के साथ आएगा, और 2005 से 10 का उनका काल उन सपनों को पूरा करने वाला काल था। बिहार में ये कुछ होगा ये समझ ही नहीं आती थी। आप दिल्ली में आते तो बस पर अगर किसी से झगड़ा हो रहा है तो कहा बिहारी है क्या, बिहारी एक प्रकार से गाली होता था। जी बिल्कुल। तो वो एक परिवर्तन जो हुआ, हालांकि उसमें हम नीतीश जी को कहते, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सोच थी कि नीतीश कुमार को नेता बना के भेजा। लाल कृष्ण आडवाणी ने जॉर्ज फर्नांडिस को कहा, उनको जॉर्ज फर्नांडिस साहब को, कि नीतीश को दीजिए आप, नीतीश जी को बिहार भेजिए। और यही जो है, नीतीश जी भी कुछ अपना जुगाड़ लगाए होंगे, संबंध बनाने का है, लेकिन ये बना के भेजा गया। तो काम उन्होंने किया। लेकिन जब से नीतीश जी के पास एक विजन था, मैं मानता हूं आज भी एक विजन है। बिहार में बहुत सारे काम जो हुए हैं वो अद्भुत काम है। कुछ काम तो ऐसे है जो विश्व में नहीं हुआ है।
और दुनिया में नहीं हुआ, भारत को तो छोड़ दीजिए, वो लोग गहराई से जाके देखेंगे तब समझ में आएगा। तो बिहार को नीतीश जी ने एक उस स्तर की हताशा निराशा की अब कुछ नहीं हो सकता है, जैसे पूरा स्टेट विषाद में ग्रस्त हो, चारों तरफ एक भय का माहौल हो, बच्चियां हमारी निकल नहीं सकती हो, 5,000 रुपए लेके 5 बजे का चलना कठिन हो, सड़कें बन ही नहीं सकती, अब क्या सड़क होगा, कहीं जो पुल टूटे हैं तो टूटे ही रहेगी, कुछ नहीं हो सकता है सरकार में। इस भाव से बिहार को बाहर निकाला और वो 2 से 2.5 साल के अंदर उन्होंने निकाला। जो कार्यक्रम सब दिए, जिस तेजी से काम शुरू हुए, रिफॉर्म शुरू हुए, सड़कें बननी शुरू हुई, पुलिस ने थोड़ा ठीक काम करना शुरू किया। बिहार की हालत तो ये थी, आज के लोगों को पता नहीं कि आपको मर्डर करवाना है ना, तो कई बार पुलिस को ही आप हायर कर लीजिए, वो एनकाउंटर करके मार देगी, आपको जरूरत नहीं, पैसा दे दीजिए, मतलब ये भी हालत हो गई थी। तो वहां से उन्होंने निकाला है, तो उनका ये कंटिन्यू। लेकिन जब से उनको यहाँ का जो सेकुलर खेमा है हमारे देश का ना, उसको भाजपा से, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से और भारतीय सभ्यता संस्कृति असल सबसे एलर्जी हो, और एक अजीब किस्म का पैथेटिक लेवल पर घृणा है वो। तो उन लोगों ने फिर नीतीश जी को पकड़ा, तोड़ना ही है किसी किसी कि अरे आप तो थर्ड फ्रंट के नेता हो जाएंगे, आप तो सुशासन बाबू हैं। तो 2010 से उनको ये बीमारी पैदा हो गई। जून में उन्होंने पहली बार जो है वहां से वो भारतीय जनता पार्टी के वहां राष्ट्रीय कार्यकारिणी थी, निमंत्रण दिया, भोज नहीं खिलाया, वहां से एक दौर उन्होंने शुरू किया। नहीं तो आपके पॉडकास्ट देखने वाले इसको ध्यान रखें कि बिहार के लोगों ने लालू जी को पूरे परिवार सहित 5 चुनाव लगातार हरा दिया था। रामविलास पासवान को पूरे परिवार सहित 4 चुनाव लगातार इन दोनों को समाप्त कर दिया था जी। मैंने 18% वोट और 22 सीटें तक लालू जी की पार्टी सिमट गई थी, और मतलब पत्नी, बेटी, बेटा सब हार गए चुनाव, अपने हार गए, सब हार गए थे। तो बिहार के लोगों ने परिवर्तन किया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये, लेकिन अब इन्होंने सरकार बचानी थी, लालू जी को ले आए, 2015 से वो पार्टी फिर जिंदा हो गई। भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी आए थे तो यहाँ के नेताओं को लग ही नहीं रहा था कि हमको बहुमत मिल जाएगा। मेरे को दिखाई दे रहा था। मैंने सितंबर 2013 में जब हमसे एक टीवी पर पूछा कि आपको लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 272 सीटें पार कर लेगी, मैंने कहा 275 क्रॉस भी कर सकती है, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो है इस समय एक तूफान की तरह पूरे उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में एक तूफान की तरह है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं इसमें ध्वस्त हो जाएंगी राजनीति का, इस बार का परिणाम। लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ तो रामविलास जी को ले आए, उनकी भी मरी हुई पार्टी जिंदा हो गई। 6 सीटें मिली, 6 जीत गए हो, पूरे 4 चुनाव हरा दिया था उनको लोगों ने, तो उनको नाश कर दिया था। अब जीवित हो गया। बिहार के लिए वो जो तुलना करेंगे तो दुर्भाग्य ये रहा कि अगर ये सब पार्टियां नहीं होती तो एक अच्छी विपक्ष की पार्टी 1-2 खड़ी होती, कुछ नेता नए पैदा होते, जो ये सामाजिक समीकरण था टूटता, तो वो स्थिति नहीं हो पाई। तो तुलना अगर करेंगे, इसके बावजूद मैं कहता हूं कि नीतीश जी ने जो बिहार के लिए काम किया है, हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो बहुत अच्छा काम हुआ है, हाँ, उधर जाने से तो तनाव में भी आ गए ना, तो चेहरा उनका काला दिखने लगा था, लगता था बीमार हो गए हैं, क्योंकि अफसर सब लालू जी के पास जाने लगे, ट्रांसफर वहां से होने लगा, कैबिनेट के मिनिस्टर इनकी बात नहीं मानते थे। बीजेपी तो यस मैन की तरह अपने पार्टनर का केंद्रीय नेतृत्व में कहा है, साथ रहना है तो रहना है, डिसिप्लिन से काम करना है, वैसा उनको वहां मिलता नहीं था, तो भाग गया। तो वो बीच का काल का अगर नहीं होता तो कर्पूरी जी, लालू जी और नीतीश जी की तुलना में नीतीश जी, मैं समझता हूं कि श्री बाबू के बाद शायद बिहार के श्रेष्ठतम मुख्यमंत्री होते। वो अवसर उन्होंने गंवाया, क्योंकि एक डार्क एज से, उस एज से बिहार को निकालना, लोगों में उम्मीद पैदा करना कि आप बिहार में आइए, यहाँ बच्चों की शादी करिए, यहाँ भी कर सकते हैं, ये सब पैदा करना, वो कम बात नहीं। इंडस्ट्रियल समिट लगा था पटना में। हाँ, तो ये सब करना कम बात नहीं है। जी जी बिल्कुल सर। आते हैं तो थोड़ा सा, जैसे लालू जी के जो पूरे कार्यकाल है वो, मतलब उसकी विवेचना तो संभव ही नहीं है। कई बार मैं कहता हूं वो जो भय था उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया ही नहीं जा सकता। लेकिन कई बार आप टीवी डिबेट्स पे भी जाते हैं और एक जो पक्ष रखा जाता है या एक जस्टिफिकेशन दिया जाता है कि सामाजिक न्याय लाना था, समाज बिखरा हुआ था, बहुत सारे वर्ग वंचित थे, तो सामाजिक न्याय की उस लड़ाई में ये कोलैटरल डैमेज था, ये जो भी हुआ, चाहे वो जातीय नरसंहार रहे हो, चाहे वो कानून व्यवस्था ध्वस्त करना हो, तो ये सामाजिक न्याय वाला जो एक नैरेटिव है, और बहुत सारे नए लोग, खास करके सर युवा, जो उस दौर से नहीं गुजरे हैं, उस पीढ़ी को नहीं जानते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ शायद हो सकता है ऐसी भी एक संभावना हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? सामाजिक न्याय वाला जो नैरेटिव है, इसे कैसे देखते हैं?
नहीं, जब आपके पास कोई विजन नहीं हो ना, राजनीति का विजन नहीं हो, शासन चलाने का विजन नहीं हो, तो चूंकि हमारे यहाँ एक कुछ समय से भारत की जाति व्यवस्था ऐसी थी नहीं, आपका बिहार केंद्रित है तो उस पर मैं भी बोल सकता हूँ। जाति भारत की ताकत रही है। किसी समय कोई एक विकार पैदा हो गया, उसी को अस्थायी मान लिया, लेकिन ये तो था कि समाज में छुआछूत, ये ऊंच नीच, ये जाति तो रही है, उसको उभारना बहुत आसान था उस समय। बिल्कुल उन्होंने उभारा। हालांकि सच यह है कि यादव जाति कभी उस रूप में पिछड़ी नहीं रही है, कभी नहीं। यादव जाति को छुआछूत का कभी सामना नहीं करना पड़ रहा है। बिहार में एक भूइया बाबा का पूजा होता है, आज भी होता होगा शायद, तो उसके तो पुरोहित भी यादव ही होते थे, वही आते थे, उन्हीं की पूजा होती थी बहुत सारे। आज भी आप जाएंगे तो कई मंदिरों में तो वो थे नहीं, उसको उन्होंने अपने हिसाब से भुनाया। जब कुछ नहीं करना है तो देखिए सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, जो सोशल जस्टिस, वैसे तो ये वेस्टर्न थियरी है, हमारे यहाँ सामाजिक न्याय का एक ही परिभाषा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। तो आप भद्र बनाएंगे ही नहीं किसी को, आप उभार करके लड़ाएंगे। तो न उनके पास सर्वे भवन्तु सुखिनः का दर्शन था, न उनके पास सबको आरोग्य करने का था। भाई उनका सामाजिक न्याय तो यही था कि जो बिहार में आपको कितने सदर हॉस्पिटल हैं, आज भी जरा जाइए, हर जगह, हर जिला में जिला अस्पताल है, कुत्ते रहते थे उस पर, बिस्तर तक खत्म हो गए थे, डॉक्टर रोते थे, दवाई नहीं है। जब माखनलाल पोतेदार यहाँ से मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री गए थे लालू जी के राज में, उन्होंने बयान दिया बिहार से भागो भागो, यहाँ पीने लायक पानी नहीं है, कि हॉस्पिटल इन्फेक्टेड है। अब पूरे अखबार में हेडलाइन छपी वहां कि ये बिहार जो है खड़ा होने की जगह नहीं है। यह देश के स्वास्थ्य मंत्री ने उनके कार्यकाल में बोला था। और समाजवाद के भी लोग उनके साथ तो नहीं रहे ना। अच्छा, अगर वो जो चुनाव जीते जिसमें वो मुख्यमंत्री बने, सत्येंद्र बाबू उनके खड़े थे, वो तो मतलब उस समय के शासन में उनको पराजित करके सभी जाति के एमएलए ने सत्येंद्र बाबू को नहीं दिया था। लोगों ने, फॉरवर्ड लोगों ने भी सत्येंद्र बाबू का समर्थन नहीं किया था, लालू जी को दिया था कि आदमी कुछ करेगा। तो उसमें आपने जो स्थिति पैदा की वो खुद जानते हैं। इतने जातीय विद्वेष बिहार में नहीं थे लड़ाई में, बात ठीक है कि ये सब जाते, लेकिन उसको बदलने की कोशिश करने की बजाय एक समीकरण बना के जीतना, वो उन्होंने काम किया और उसका परिणाम लंबे समय तक भुगता है और दुर्भाग्य से फिर से वो कोशिश हो रही है। जी, एक क्रेडिट जो हमेशा लेते हैं सर वो लालू जी, कि 15 वर्षों के शासन काल में हमने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की, एक भी दंगा नहीं होने दिया पूरा बिहार में। एग्जाम्पल देते हैं कि सीतामढ़ी में थोड़ा सा भड़का भी तो मैं जीप पे खड़ा होकर माइक ले लेके हल्ला किया और 144 लग गया है, सब लोग अंदर चले जाओ। लेकिन उसी 15 वर्षों में बिहार में जातीय नरसंहार होते हैं और जातीय नरसंहार एक भी नहीं रुक पाता है। और फिर उसका जो भी उसका इल्जाम लगाया जाता है, जो भी निजी सेनाएं हैं, जो लेफ्टिस्ट सेनाएं हैं, उन सभी पर, लेकिन स्टेट उसमें एक तरह से एब्सेंट रहता है। तो ये तो बहुत विरोधाभास है ना, कि अगर मैं सारे सांप्रदायिक दंगे रोक पा रहा हूं लेकिन एक भी जातीय नरसंहार नहीं रोक पा रहा। तो बिहार में इतने दंगे कब हुए? भागलपुर का दंगा था, बिहार शरीफ के दंगे थे, तो ऐसा तो दंगा का प्रदेश नहीं था वो। विभाजन के समय वहां बिहार में जबरदस्त दंगे हुए थे, और क्योंकि बंगाल में एक पक्षीय संहार हुआ था, डायरेक्ट एक्शन में बिहार से लगा हुआ था, तो यहाँ के हिंदुओं ने कोशिश किया, तो वो बाकी लोग बहुत सारे बांग्लादेश भागे। आज भी जाएंगे ना बांग्लादेश में तो आपके बिहार के जिला जिला के लोग वहां मिल जाएंगे, आज भी वहां रोते बैठते रहते कि हम तो आ गए, हमारी दुर्दशा है। तो वो परिस्थिति थी। लेकिन उस रूप में जो कहते हैं, तो भागलपुर दंगे के दोषियों को सजा तो मिली है नीतीश जी के शासनकाल में, उनके समय में तो मिली नहीं है। सवाल यह है कि अगर वही कर रहे थे तो दंगे क्यों नहीं हुए हैं? ये तो बिहार के लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है। हम लोगों के समय बिहार का जो वातावरण था, जो ताजिया होता है, तो नाचने गाने में हिंदू होते थे, मेले में सब हिंदुओं की दुकान होती थी। मैंने मुसलमानों को देखा है कि हम लोगों के यहाँ छठ होता था तो कोई ना कोई मुसलमान का परिवार हम लोगों के यहाँ कुछ पैसे दे जाते कि हमारे लिए भी एक अर्घ चढ़ा दीजिएगा, क्योंकि आखिर तो उनको कोई किसी न किसी वंश से चला आ रहा है। तो ऐसा वातावरण था एक दूसरे के मिला हुआ। पर हमारे यहाँ मुसलमान महिलाएं सब साड़ी पहनती थी, चूड़ी सारे वही बेचने आते थे घर में। हाँ, जो मीट मछली मीट खाने वाले जो हिंदू थे वो उन्हीं से मीट लेते थे। हमारे यहाँ एक पता नहीं कहां से ये प्रचलन आ गया था कि होली के दिन मांस मीट बनना है, तो सब काटने वाले मुसलमान होते थे। ऐसी कोई दूरी थी नहीं जो बनाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार की अयोध्या का जो मूवमेंट हुआ उसमें भी दंगे कहां हुए बिहार? ये जो झूठ बोला जा रहा है, गांव गांव में अष्टजाम होते थे, जुलूस निकलते, तो उस मूवमेंट को तो हमने देखा है। तो एक तो निहायत ही झूठ है पहले कि उसके पहले दंगे हुए। भागलपुर का दंगा भी एक शुद्ध क्राइम से शुरू हुआ था।
और प्रशासन ने, चूंकि कांग्रेस शासन ने, वो मुस्लिम अगर अपराधी है, आप उसको सजा नहीं देंगे तो समाज विद्रोह करेगा। तो एक विद्रोह शुरू हुआ, थोड़ा ज्यादा हुआ था, लेकिन बाकी ये बिल्कुल झूठ है। ये तो आप इसका मतलब ये बता रहे हैं कि बिहार दंगों का प्रदेश था। तो ये तो, इसका तो कोई अर्थ नहीं है ना। ये बात सच है कि बिहार में क्राइम, चूंकि राजनीतिक हर नेता अपराधी पालने लगे थे और हर अपराधी नेता बनने लगा था, माफियाओं का बोलबाला हमारे बिहार में होने लगा, तो वो सब चीजें थी। लेकिन कोई हिंदू मुस्लिम दंगा बड़ा हो, सबसे सेंसिटिव जो है मिथिला का दरभंगा है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, ये सब, मुजफ्फरपुर का एक भाग होता था, या फिर आपको सीमांचल का क्षेत्र है, आपका नालंदा और वो जो क्षेत्र लगा हुआ है, ये सब क्षेत्र होता है। आप देखिए उस क्षेत्र में कितने दंगे हुए, छोटी मोटी लड़ाइयां होती रही है। उनके काल में तो जब FIR ही नहीं होना है, जब पुलिस अंकित ही नहीं करेगी, तो लिखा कहां जाएगा कि कितने हमारे दंगे हुए नहीं हुए। इसलिए देखिए, दंगा नहीं होना, दंगा केवल हिंदू मुसलमान नहीं होता है। राइट में जब पुलिस के जो राइट की परिभाषा है, उसके राइट की परिभाषा में कहीं लिखा हुआ है कि केवल हिंदू मुसलमान। तो जो बिहार में इतने नरसंहार हुए हैं, उसको क्या बोलेंगे। और वो नरसंहार भी कैसे हुए हैं कि आपने रणवीर सेना पैदा की, तो खुद सेना को समर्थन करते थे, किसी न किसी सेना के साथ समर्थन करते थे। तो लालू जी का राज जो था, वो ऐसा राज था जिसमें दुनिया का कोई शोधकर्ता आके कहे कि किसी भी राज्य में कुशासन का, किसी भी राज्य में जिसको दुरावस्था कहते हैं, अपराध का, किसी भी राज्य में जो है आर्थिक अवनति का, किसी भी राज्य में कानून व्यवस्था की बिल्कुल विफल हो जाने का, शासन व्यवस्था का नामो निशान मिट जाने का, लोकतंत्र के नाम पर जो है अवशेष भी समाप्त हो जाने का, अगर कोई एक उदाहरण ढूंढना हो कि उच्चतम उदाहरण कहां होगा, तो वो काल बिहार का ढूंढना पड़ेगा। उसमें किसी भी प्रकार की बात करने का कोई अर्थ नहीं है। पैसे यहां से जाते थे, आपके जो है इंदिरा गांधी आवास योजना का पैसे वापस आ जाते थे, क्योंकि राज्य के पास पैसे नहीं था कंट्रीब्यूशन देने का। नेहरू रोजगार योजना के पैसे जाते थे, वापस आ जाते थे। तो आप करेंगे क्या, कुछ था ही नहीं। आप उसके पूरा रिकॉर्ड देख लीजिए। तो लालू जी के पास दिखाने के लिए क्या था, राबड़ी जी बन गई मुख्यमंत्री। अब राबड़ी जी बन गई तो अब ठीक है, घरेलू महिला थी, राबड़ी जी क्या विजन दे सकती थी बिहार को, वो भी जब आप सारे नेताओं से दूर हो चुके थे। शरद यादव जी के पास विजन था समाजवाद में, और कम से कम 2 नेता बिहार में थे, और जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो आप अलग हो गए। तो आप थे कहां वहां। इसलिए इसको आप मूल बात यह है कि उस काल में कितनी हत्याएं हुई, कितने अपहरण हुए, कितने बलात्कार हुए लोगों के, कितनी डकैतियां हुई, लूट कितने हुए, ये सारा देखना पड़ेगा ना। केवल जातीय नरसंहार का विषय नहीं है। कितनी संख्या में वहां से व्यापारियों को छोड़ के भागना पड़ा, कितनी संख्या में वहां से व्यापार फैक्ट्रियां बंद हुई, सारे चीनी के मिल बंद हो गए। तो उससे अच्छा तो राइट हो जाता है, वो मान लीजिए उस पर जो करता उसको सजा मिल जाती। अरे सीतामढ़ी से लेकर सारे चीनी मिल तो बंद हो गए थे ना। 14 चीनी मिल हम लोग उस समय सुनते थे, 14 के 14 चीनी मिल बंद हो गए, सारे चीनी मिल बंद हो गए। बिहार के चीनी मिल में, मोतीपुर का जो चीनी मिल आप देखेंगे, बल्कि कई जगह तो चीनी मिलों के पास अपने रेल होते थे, उनके अपने लाइन होते थे लाद के लाने के लिए। एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था आपके यहाँ, पूरा गांव में वो इंफ्रास्ट्रक्चर होता था कि वहां रसीदें कटती थी, आपको पुर्जा मिला, इतने आपका पेमेंट तय होगा। कोऑपरेटिव था, उस सब उन्हीं के समय में। कोऑपरेटिव से हम लोगों के समय, कोऑपरेटिव से किसानों को खेती के समय बीज के लिए, खाद के लिए, पानी के लिए लोन मिलता था। हमने, मैं खुद कोऑपरेटिव का घर में सबसे बड़ा था, तो 1-2 बार लोन हमको भी मिल गया। कहा आप क्यों नहीं ले रहे हो, तो हम लोग सोचे क्या करेंगे लेके। तो मुझे याद है कि 2-2 हजार का 2 बार लोन हमारे नाम से हुआ, बाद में माफ हो गया। तो इसलिए तो कोऑपरेटिव ही था बिहार में। तो सब उन्हीं के समय समाप्त हुआ है ना, कुछ रहा ही नहीं। अभी जो आरजेडी है, और कई बार जो तेजस्वी अब उसके नेता हैं इनफैक्ट, तो कई बार वो कहते हैं कि अब जो ये आरजेडी है, अब ये पुरानी वाली आरजेडी नहीं है, अब ये माई से हम A to Z पे आ गए हैं। वो नए नए फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं। अगड़ी जातियों की जो रैली होती है, सभाएं होती है, उसमें भी बीच बीच में जाने का उन्होंने प्रयास किया। जो अभी की आरजेडी है, एक तरफ तो इस प्रकार की बातें भी कहते हैं, लेकिन उन्हीं के और भी जो नेता है, जो दूसरे लेवल के नेता है, वो वही सब फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं जो लालू जी किया करते थे। आपने भी सुना होगा इनफैक्ट, चाहे वो अशोक महतो इस्तेमाल कर रहे हो, मुन्ना यादव इस्तेमाल कर रहे हो। आपको विश्वास होता है इस बात पे जब तेजस्वी कहते हैं, या इनकी पार्टी आज कहती है कि जो हुआ उसको भूल जाओ, ये वाली जो आरजेडी है दूसरी है? अब देखिए, कोई ऐसा तो आरजेडी ने अभी तक एक विजन पेश नहीं किया है कि हमारा बिहार का क्या सपना है। और इस समय की आरजेडी तो लालू जी से भी ज्यादा डेंजरस, कुछ जो उनके प्रवक्ता है टीवी पर, अगर आपके पास, जैसे मैं सीखा रखता हूं,
तो वो तो खड़ा होकर के सीखा पर टिप्पणी करते हैं, चंदन पर टिप्पणी करते जी हैं। जी अब अगर तेजस्वी जी को ये स्वीकार है जी तो फिर तो बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा कि सीखा रखने वाले लोग, टिक रखने वाले लोग, जो कंठी माला पहनते हैं उनके वाले लोग, जो भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, उनके लिए क्या उस पार्टी में स्थान नहीं है? बाकी तो मैं छोड़ देता जी, हूँ, बाकी जी, चीजें छोड़ दीजिए। जी अब ये टेलीविजन पर सुनाई नहीं दे रहा है कि उनके प्रवक्ता कैसे बोलते हैं जी कि आपको, और खुलेआम जाति के आधार पर जी, जो है गालियां देते हैं। जी। भाई यादव जाति कैसे वंचित जाति में शामिल थी? और जो प्रवक्ता मैं भी है समझ- शायद वो कुशवाहा जाति से आते हैं, और 3 जो सबसे संपन्न नहीं, जातियां किसी हैं। बात जाति से रहे, मुझे हाँ। उनकी जाति से, देखिए हम लोगों ने अपने जीवन में काम किया ना, जी, तो मेरे साथ तो 20-20 वर्ष तक लोगों ने काम किया, मैं उसकी जाति नहीं नहीं जानता। पता। जी हाँ, ऐसे हम लोगों ने अपने जीवन में एक मानक बना के काम किया, कभी जाति के आधार पर सोचा ही नहीं। और जी। आज मैं भी बिहार में जाऊं तो ऐसी कृपा हो गई है लालू जी की, और आज तो और हो गया कि मैं भी एक जाति का मान लिया जाऊंगा। तो मैं तो एक उदाहरण दिया था जिस जी। जाति की बात है। जी। मैं एक बार बिहार में, मैं बहुत बीमार था, 2020-21 मेरे भी जीवन का बहुत डार्केस्ट स्टेज था, 22 में भी वो फेज रहा। तो मैं मुजफ्फरपुर में था, तो वहाँ एक बड़े भूमिहारों में और यादवों के मिलन के लिए एक ब्रह्मर्षि और सम्मेलन और क्या ब्रह्मर्षि और यदुवंशी सम्मेलन हुआ था मुजफ्फरपुर क्लब में। तो मुझे भी बुलाया गया। तो आपका पॉडकास्ट में उतना लंबा नहीं बोल सकता हूँ। तो मैंने ये कहा कि 2 नेताओं की तुलना कर लीजिए। श्री बाबू की जब मृत्यु हुई तो उनका जब संदूक खोला गया तो उसमें से 24,500 रुपए निकले, उनके कुल जमा। उसमें उन्होंने अपना वसीयत लिखा था कि हमारी अंत्येष्टि और श्राद्ध का कोई खर्च सरकार और पार्टी नहीं करेगी, क्योंकि हमारी जो अस्थाई संपत्ति, जो अचल संपत्ति है, उसके मालिक हमारा परिवार है, इसलिए ये वो करेंगे जी। इसमें से 10,000 रुपया महेश बाबू के बेटी उषा की शादी के लिए जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। 5,000 रुपये जो हमारा नौकर है चाचा, जो जीवन भर सेवा के, उसके लिए जाना चाहिए, और बाकी पैसे कांग्रेस के फंड में चला जाना चाहिए, क्योंकि इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं। तो मैंने कहा एक नेता वो थे, और एक नेता आपने पैदा किया है। मैं सब आप लोगों से पूछ रहा हूं, मेरा विरोध नहीं है। वो जब आए थे तो क्या थे, और आज उनकी संपत्ति कहां है? तो कम से कम अगर जाति का भी नेता पैदा करते हैं तो एक मानक तो देश दुनिया के सामने रखो कि ये है, अगर हम इस जाति के विरुद्ध में है तो ये हमारा मानक है कि इस रूप में आदमी हमने किया है। जी जी जी। तो ये तो होना चाहिए ना। तो वो है कि अब वो आज वो कह रहे हैं तेजस्वी जी, तो क्या मैं तो ये पूछ रहा हूं, वैसे तो देखिए बिहार में इस समय, बिहार एक नेतृत्व संकट के लंबे समय से दौर में है। आज किसी भी पार्टी में कोई एक, नीतीश जी ने तो अपने उन्होंने छवि और अपनी प्रतिष्ठा उन्होंने मिट्टी में मिला दी, नीतीश जी। तो नहीं तो आज आप देख लीजिए बिहार में, हम नीतीश जी को लेकर तो अभी भी भय रहता कि कब इधर से उधर चले जाए। उन्होंने स्वयं ऐसी स्थिति पैदा कर ली है काम करते हुए भी। किसी भी पार्टी में कोई एक नेता बिहार में नहीं रह गया है पिछले 15 सालों 20 सालों के अंदर। देखेंगे कि बिहार में जिसको कि नेता कहें कि इनकी बात बिहार मानेगा। लीडरशिप क्राइसिस है। सभी पार्टियों ने यह काम किया है कि आपने नेतृत्व पनपने नहीं दिया है। और इस बार का जो चुनाव है, देखिए ये जो अभी परिस्थिति जो पैदा हो गई है बिहार की नहीं पूरी दुनिया की, वो वर्तमान नेताओं से अब स्थिति संभालने वाली नहीं है। ये एक नव वामपंथ का एक दौर है, आपका बिहार केंद्रित है। अब जो आंदोलन वगैरह हो रहा है उसमें कुछ नहीं करना है। 8-9 बजे आंदोलन शुरू होता है, 11-12 बजे तक उनको फैसला चाहिए सोशल मीडिया से। नहीं तो अब एक बजते बजते वो जो चाहेंगे ध्वस्त कर देंगे, जिसको चाहेंगे मारेंगे, पीटेंगे, ले आओ। शाम तक परिवर्तन होना चाहिए। इसको कौन संभालेगा? जो अग्निवीर का आंदोलन हुआ बिहार में, 5 मिनट के अंदर बसें जल रही थी, ट्रेंड लोग थे, थाने जल रहे हैं, कैबिन जल रहा है जो है स्टेशन मास्टर का, ट्रेन जल रहे हैं। कहां से विपक्ष के नेताओं पर हमले हो रहे हैं? और एक भी तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता ने उसकी आलोचना नहीं की किया। तो बताइए, आपको लगता है कि जो परिस्थितियां पैदा है बिहार से, अभी 2047 तक देश को गजवाए हिंद करने वालों का केंद्र निकला है आईपीएफ का, फुलवाड़ी से लेकर वहां तक का, उसने कितने लोगों को ट्रेनिंग दे दिया है। आपको लगता है कि बिहार जिस खतरे में है, दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी में से एक यासीन भटकल बिहार के दरभंगा से पकड़ा गया था। वहां की लड़की से शादी करके वो रह रहा था। आप एनआईए के पास जाएंगे तो उसके पास बिहार मॉडल नाम से एक टेररिस्टों का फाइल है।
उस पर कार्रवाई होती है। अब कैसे ऐसे इन नेताओं से इस समय बचने वाला है? जिस ढंग से आग लगाने की कोशिश हुई है राहुल गांधी जी की यात्रा के दौरान, जो परिस्थिति वहां पैदा की गई है, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो पॉलिटिक्स है इसमें, वो अब बिहार की पॉलिटिक्स को, वो जो वर्ल्ड की इस समय पॉलिटिक्स है ना, जिसके पार्ट इस समय राहुल गांधी जी है, उससे जोड़ने की कोशिश हो रही है कि वहां से टूल किट बनेगा, वहां से अभियान चलेगा बिहार केंद्रित, और यहां से एक परिवर्तन की कोशिश होगी। वोट चोर को इतना बड़ा इशू बनाया जाए कि ये हो जाए कि भारत की पूरी सत्ता, उसी से बिहार की पूरी सत्ता ही जो है वो जनता की नहीं बनाई हुई है। तो एक वातावरण बनाने की कोशिश है। कोई भी सरकार बन जाएगी तो ये उसका जो सामना करना पड़ेगा, जो परिस्थितियां देश के सामने है, दुनिया के सामने है। आज देखिए कि यूरोप के अनेक शहर जल रहे हैं आज जी। एकदम एक प्रधानमंत्री ने बोल दिया, भारत में आज मैं था एक मंच पर, वहां कहा गया कि फिलिस्तीन की आजादी और फिलिस्तीन की मुक्ति का समर्थन होना चाहिए। फिलिस्तीन क्यों नहीं राष्ट्र है? हम लोग, फिलिस्तीन राष्ट्र होना ही चाहिए, लेकिन इजराइल को धरती पर रहने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और वो सबका जो रिपरकशन आपके बिहार में है और बाकी जगह है, उसको कौन बचाएगा? इसलिए बिहार का चुनाव जो है ऐसे महत्वपूर्ण समय पर है कि आपको लोगों को देखना पड़ेगा और पार्टियों को भी समझना पड़ेगा, जो बड़ी पार्टियां हैं केंद्रीय नेतृत्व का, कि बिहार में वैसा लीडरशिप चाहिए। बिहार एक सेंसिटिव जगह रहा है, आंदोलन नेपाल से लगा हुआ है, बांग्लादेश से लगा हुआ है। जो बंगाल में इस समय 24 परगना में जितने ये बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, देश भर से जो पकड़े गए हैं, गृह मंत्री ने 27 मार्च 2025 को स्टेटमेंट दिया है पार्लियामेंट में कि जितने पकड़े जा रहे हैं उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब 24 परगना का निकल रहा है और बिहार उसका केंद्र बन रहा है। तो ये सारी परिस्थितियां जो पैदा हो रही है, नव वामपंथ पैदा हो रहा है, फिर से नक्सलिज्म, माओइज्म पैदा करने की कोशिश हो रही है, जातीय संघर्ष पैदा करने की कोशिश हो रही है। जाति जनगणना करो, जाति जनगणना करो। 15 साल वो शासन में रहे, नीतीश जी शासन में है 20 साल से, पिछड़ों का ही शासन रहा है ना। तो क्या जरूरत पड़ गई आज आपको जाति जनगणना की, अगर सामाजिक न्याय लागू नहीं हुआ है? तो ये सारी परिस्थितियां जो है उसमें बिहार को फैसला करना है। हमारे पास तो विकल्प ही नहीं है बिहार में। सच्चाई आज की देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बिहार का एक ऐसा नेतृत्व सामने रखना चाहिए था। आपको लगता है, इसमें पूछता हूं, नीतीश जी को तो नेता मान के चल रहे हैं, लेकिन क्या बिहार के विवेकशील जनता अब नीतीश जी को नेता मानकर उस रूप में वोट देने को तैयार है? इसके लिए कौन दोषी है? भारतीय जनता पार्टी ने अपना नेता क्यों नहीं खड़ा किया आज तक? एक विजन, भारतीय जनता पार्टी बिहार का एक विजन देती है एकदम। मैं प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है बिहार का, कि कैसे एग्रीकल्चर यहां डेवलप करेंगे, कैसे यहां सब कुछ उन्होंने रखा है देश के सामने। बजट में बिहार को प्रोविजन सारे दिए हैं, बिहार को पैसे दिए गए हैं। जो ये झूठ फैलाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ने 2015 में जो बिहार के लिए 1,25,000 की गोश्त के पूरे हिसाब है, मैं एक पैसे गए हैं, उससे ज्यादा गए हैं, उस सारे काम पर गए हैं और सारे काम हो रहे हैं। ये बिहार में झूठ फैलाया जा रहा है। तेजस्वी यादव जी को इस समय तो लीडर है, इसमें तो डाउट नहीं है। मैं अगर कह दूं कि नहीं है तो कोई हो जाएगा क्या? नहीं, तेजस्वी यादव इस समय लीडर है जी। और मैं मानता हूं कि किसी भी बिहार का एक नेता को अगर छोड़ दीजिए तो उससे कम वोट उनका नहीं है। किसी भी एक नेता से तुलना करें और वो समीकरण पैदा हो गया है जी। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जी इस समय बिहार के संभालने में क्या नेतृत्व देने के योग्य माने जा सकते हैं? ये प्रश्न हमारे सामने है। आरजेडी बदली है नहीं बदली है, उस पर उसको तो छोड़ दीजिए आप। कोई भी चीजें बदलती ही है, समय ही बदला है। आज आरजेडी उस ढंग से करेगी तो चीजें नहीं होंगी। हाँ, अब लोग घर छोड़ छोड़ के नहीं भागेंगे, अब लोग संघर्ष करेंगे। वो सारी चीजें हुई हैं। लोगों ने वहां पैसे लगाए हैं। बिहार में इंडस्ट्री लगी है, फूड इंडस्ट्री बहुत ज्यादा लगी है। अब क्या इथेनॉल की इतनी इंडस्ट्री बिहार में लग रही है? अभी हमको एक इंडस्ट्रियलिस्ट मिले थे, वो बोले कि बक्सर में मैं एक शुगर मिल लगा रहा हूँ जिसमें वो जो उसका भूसा होता है ना, वो हमारे यहाँ नहीं था, उससे जो तेल निकाला जाता है उसका मैं लगाने जा रहा हूँ। ऐसे ऐसे चीजें हो रही है। तो तेजस्वी जी के पास क्या विजन है? कम से कम नीतीश कुमार अच्छे बुरे हैं, उनके पास एक विजन तो है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 2-3 नेता ऐसे हैं जिनके पास थोड़ा बहुत विजन है, जो एक इस समय बिहार को एक उत्तरदायित्व वाला गंभीर नेता, जिम्मेवार नेता चाहिए, जो जिम्मेवारी से बात करे जी। हाँ, वो ज्यादा जो जिम्मेवारी से लोगों को दिशा दे, लोगों को प्रेरित करे काम करने के लिए, लोगों को इस हिंसा वाले आंदोलन से दूर रखने में सक्षम अगर हो जाए तो प्रशासन जिसकी बात माने, प्रशासन जाति के आधार पर नहीं बटे। ये लोग तो जाति के आधार पर बांट देंगे समाज को और सभी जातियों को जाति से ऊपर उठ के वोट देने की कोशिश करनी चाहिए। और लोगों ने किया था। तो देश का दुर्भाग्य है। अगर 2014 के चुनाव में आपसे पूछ रहा हूं कि लालू जी सारी सीटें हार गए तो कहां एमवाई समीकरण था? बिल्कुल। मधुबनी की सीट क्यों नहीं जीत जाते हैं? वहां तो एमवाई समीकरण है ना। बीसपी से
चंद्रभूषण शर्मा बचौल जीतते हैं, वहां तो जीतना चाहिए, क्यों कैसे जीत रहे हैं वो? तो इसलिए ऐसा नहीं है कि यादव लोग को बारे में कहा जाता है कि सब कुछ उधर ही है, एक वातावरण बनाया जाता है। उनको भी 2010 के चुनाव में हमने देखा था कि कैसे यादव लोग भी, मैंने खुद देखा था कि नीतीश जी के पक्ष में वोट दिए थे। तो ये प्रश्न नहीं है। इस समय बिहार की कोई भी पार्टी हमारे आपके कसौटी पर खरी नहीं उतरेगी। आरजेडी का अतीत जो है वो डरावना रहा है बिहार की दृष्टि से, जातीय आधार पर जो लोग भी कहे। अब जातीय सीमाओं से लोग बाहर उठे हैं। अब मैं देखा हूं, मैंने अपने गांव में देखा हूं, हमारे यहाँ जो वाल्मीकि कहे जाते हैं, जो अपने यहाँ कई बार जाते हैं, वो शब्द थोड़ा आजकल प्रयोग लोग नहीं करते हैं, तो इसलिए जो रविदास हैं, मैंने देखा है कि भूमिहार ब्राह्मण के लोग उनके दरवाजे पर बैठ के और नाश्ता कर रहे हैं। ये चेंजेस लाया है लोगों ने, मैंने अपने ही गांव में जाके देखा है। तो ये सब चीजें परिणत हुई, इसको वापस ले जाने की कोशिश आरजेडी कर रही है, उनके नेता लोग कर रहे हैं कि भैया रामायण जला दो, इसमें कुछ नहीं है। जो नेता सब बोल रहे हैं उस पर अगर तेजस्वी यादव बयान देते, अगर उनकी पार्टी बदली है तो उनको कम से कम इस बात का उत्तर देना चाहिए कि उनके जो लोग बैठ करके किसी भी कास्ट को, मतलब कास्ट के आधार पर जो उन पर हमले कर रहे हैं, क्या उनकी पार्टी इससे सहमत है? ये इस समय एक बड़ा प्रश्न है, और ये प्रश्न का उत्तर तेजस्वी जी उनके प्रवक्ता को देना चाहिए। युवा है, मैं नहीं मानता हूं कि किसी के लिए डिग्री होना पर्याप्त है। हमारे यहाँ डिग्री का कोई मायने नहीं था, इसलिए बिना डिग्री के हमारे यहाँ विद्वान लोग हुए हैं। इसलिए कोई कहता है 9वीं पास 8वीं पास, वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है। व्यक्ति को जमीन की समझ होनी चाहिए। वो इस समय बिहार के नेता है, आरजेडी उनकी बदली है, वही से आखिर उनकी आत्मा और उनका हृदय जानता है कि उनकी पार्टी कितनी बदली है, कौन लोग उनकी पार्टी के इस समय नेता हैं, कहां से उनको रणनीति बनाई जा रही है, कौन उनके थिंक टैंक है। कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, उस पर पुनर्विचार करना चाहिए। उनकी ही पार्टी के परंपरागत लोग अंदर से असंतुष्ट रहते हैं कि हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं। वो पार्टी के नेता हैं, हमारे राज्य की बड़ी पार्टी है, एक विजन लेके बिहार कहाँ है, जाति से ऊपर उठाकर लोगों की कोशिश करे। राहुल गांधी जी की जो पॉलिटिक्स है नियो लेफ्टिज्म के, उससे बाहर निकल के पॉलिटिक्स करे। उनका गठबंधन तो रहे, क्योंकि बिहार को इस समय ना एक ऐसे लीडरशिप की जरूरत है जो देश अगर इस समय 2047 के लिए विकसित भारत की ओर जा रहा है, दुनिया को रास्ता दिखाने के लिए विश्व गुरु की ओर बन रहा है, तो जैसे श्री बाबू की कल्पना थी कि बिहार देश के विकास का मॉडल बने, वही एक विकसित भारत का, विश्व गुरु का एक बिहार मॉडल बन के निकले हैं। ये लीडर चाहिए, बिहार के लोग तय करें। तेजस्वी जी को भी चुनौती है कि ऐसा लीडर बन के खड़ा हो, जनता दल में भी चुनौती है, भारतीय जनता पार्टी में भी चुनौती है, और प्रशांत किशोर जी के लिए भी चुनौती है कि अपने पार्टी में भी ऐसे लोगों को खड़ा करे कि उस विजन का लीडर खड़ा हो इस चुनाव से और एक दिखाई देने लगे। दो विशेष घटनाएं हुई हैं सर, अभी जो चुनाव प्रचार तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी प्री चुनाव प्रचार चल रही है उसमें, एक बार कांग्रेस के मंच से और एक बार जब तेजस्वी खुद मंच पर खड़े हैं और नीचे की भीड़ से, जिसमें बहुत स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री जी की मां को गालियां दी गई और वो एकदम साफ सुनाई दे रहा है। खुद में ये घटना जितनी भी दुखद कही जाए, उससे ज्यादा दुखद ये है कि इन दोनों पार्टियों के कोई भी शीर्षस्थ नेता आगे आके उन्होंने ये नहीं कहा कि जो हुआ ये बहुत गलत हुआ है, हम इसको कंडेम करते हैं, इस प्रकार की चीज कभी नहीं होनी चाहिए। बजाय इसके उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि दूसरे पार्टी वाले क्या बोलते हैं, पवन खेड़ा बोलते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में जवाब दी जाएगी। कैसे देखते हैं इसको? बिहार की कल्चर से तो ये किसी प्रकार से कनेक्ट नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी से बड़ी पार्टी देश में है कोई? अगर वो भी जवाब देना शुरू कर दे कि हर जगह मंच लगा के कि इनको दो गाली, तो क्या देश ऐसे चलेगा? और उनका तो एक बड़ा संगठन परिवार है, 35-36 ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप सोचिए, अगर खंडन नहीं, अगर इसके निंदा नहीं की गई, खेद प्रकट नहीं किया गया, तो उसके बाद इस पर टिप्पणी करने की आवश्यकता है क्या? मैं आपके दर्शकों से पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के नॉर्मल आप कांग्रेस आरजेडी के लोगों से अगर समाज में बात करते हैं तो उनके मुंह से गाली निकलती है कि नहीं निकलती? तो जब वहां निकलती है, आपको फोन पर लोग बोलते होंगे जी, कई बार फोन आता है तो उसमें गाली के शब्द से ही फोन आता है। मैंने तो ये भी झेला है कि हमारे कई मित्र होते थे तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के नाम से फोन आता था, तो इतने अपमानजनक ढंग से गाली देते, अरे ऐसे होने गाली क्यों देते हो? तो एक हमारे मित्र ने बताया कि हम लोग गाली क्यों देते हैं मालूम? लंबा नहीं समझाना पड़ता है। एक बार आपको बता दिया गाली देके कि ये फलाना बेकार, तो आप समझ गए कि ये बेकार है, फिर दूसरी बात करेंगे। तो इस प्रकार से समाजवाद की परिभाषा गढ़ी गई है। देखिए, इस समय ये जो मुझे समझ में आई है कि एक पूरा कल्चर इस समय जो नियो लेफ्ट में कह रहा हूं, वो कांग्रेस ने राहुल गांधी के नेतृत्व में डेवलप कर दिया है
कि किसी भी महापुरुष के बारे में कुछ भी बोलो, किसी के लिए अपमानजनक शब्द बोलो, अगर देश के लोकसभा के विपक्ष के नेता कहेंगे कि नरेंद्र मोदी सड़क पर निकलेगा लोग डंडों से पीटेंगे, तो उसके बाद उनके कार्यकर्ता तो इससे आगे की बात करेंगे ना। अभी तो चप्पल चला है उसके गाड़ी पर, अब देखो लोगों के अंदर से भय हट गया है, लोग उसको अब पीटेंगे। तो क्या आप समझते हैं? आप देखिए ना, जो सोशल मीडिया आप देख लीजिए ना, क्या गंदे शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। तो वो तो क्या है कि माइक में आ गया है जी। इस देश में ये सब जो लेफ्ट आइडियोलॉजी है, हमारे अनेक मित्र ने, मैं भी लेफ्ट हूं, उस मायने में समाज में परिवर्तन हो, आम आदमी को अधिकार मिले, उनके जीवन यापन की ताकत मिले, संपत्ति का केंद्रीकरण नहीं हो, इसके लिए हम लोगों का जीवन समर्पित है। लेकिन हम लोग ठगेंगे नहीं लेफ्ट के नाम पर, झूठे सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर जो एक झूठ फैलाया गया है कि वो जो है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो है चीफ जस्टिस कहते हैं कि भैया विष्णु जी की मूर्ति है तो भगवान की जाओ ना, मांग लो ना वहां से, इसमें हम क्या कर सकते हैं। और उसी सुप्रीम कोर्ट ने मेहरौली में वही सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रहा है कि ये जो मजार है और ये इस दोनों का मरम्मत कराओ, इस दोनों का संरक्षण दो, इसको संरक्षित करो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, जबकि आर्कियोलॉजिकल सर्वे का पार्ट नहीं है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट की तरह वो संरक्षित नहीं है, फिर ऑर्डर दे दिया जाता है। तो ये जो एक परवर्टेड जो सोच रही है, उसमें गाली नॉर्मल चीज है। जो कुछ भी इस समय मंच पर दिखा है, बिहार के लोग स्वयं द्वारा 1 मिनट शांति से सोचे कि अगर आपने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके बारे में बात की है, तो इस पार्टी के नॉर्मल लोग किस प्रकार की भाषा प्रयोग करते हैं। तो अगर ये आम भाषा है तो वो मंच पर आ गया, तो आपको आश्चर्य कैसा है? यही तो इस देश का वातावरण क्रिएट करने की कोशिश हुई है। अगर कोई कह रहा है कि जेनजी और स्टूडेंट और फलाने निकल के देश को बचाएंगे तो उत्तेजित करेगा कुछ लोग, जब गड़बड़ी आके हम, तभी तो वो जेनजी बाहर निकल के आग लगाएगा। तो ये एक जो इसके पीछे एक व्यापक, मुझे लगता है कि एक व्यापक षड्यंत्र है, एक सामूहिक सोच से प्रतिध्वनित हो रही है। भले वो बोलने वाला अपने आप बोल रहा हो, लेकिन एक वातावरण उस रूप में बनाया जा रहा है कि ये हो रहा है तो इसको होने दो, और उसके आधार पर जो 17-18% मुसलमान हमारे पास वोट है वो आएगा। इस पर कोई टिप्पणी नहीं है। इससे शर्मनाक पतन महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था जी? देश में जहां भी था, उस ढंग से आप देखेंगे चारों ओर, तो इसके अनेक उदाहरण मौजूद है कि समाज का जब पतन हो जाता है तो ये माँ बहन की गालियों से लेकर के, और वो गाली क्या है, मैं तो बड़े बड़े नेताओं का सोशल मीडिया हैंडल देख रहा हूं, क्या क्या शब्द है, कैसी तस्वीरें प्रकट की जा रही है जो कल्पना नहीं थी, राजनीति को वहां पहुंचा दिया गया है। दुर्भाग्य से बिहार में अभी भी लोगों के आंखों में पानी है। वहां अभी भी हमारी मतलब लड़कियों से, महिलाओं को लेकर एक दूसरे किस्म का सम्मान का भाव है। हाँ, वहां उस ढंग से परवर्टेड कल्चर नहीं पैदा हुआ है, लेकिन इस चुनाव में के माध्यम में ये सब चीजें वहां पैदा करने की कोशिश हो रही है। इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। क्या मंचों से मतलब माँ बहन को गालियां दे के राजनीति होगी, और जो गालियां देगा उसकी आलोचना नहीं होगी? क्या झूठे वीडियो लाए जाएंगे? वो कहाँ अनूप नगर का कि कहाँ का मध्य प्रदेश का व्यक्ति वो रिजवी, उसने कहा कि उसने FIR दर्ज कर दिया कि भाई ये हम तो दरभंगा कभी गए भी नहीं है, जहाँ का वो आदमी। इस प्रकार से चीजें फैलाई जा रही है। और कभी भी मुझे नहीं याद है कि कभी भी किसी पार्टी के मन से कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गाली दी गई है। अब ठीक है, कुछ शब्द प्रयोग हुए, लेकिन आप बताइए कि जो गाली दी गई है और कांग्रेस का विधवा है, दोनों समान शब्द है क्या? मैं पूछता हूँ। मैं उस शब्द से असहमत हो सकता हूँ, आप प्रकट नहीं करना चाहिए। कटाक्ष जो है राजनीति में इस लेवल का होता है, लेकिन दोनों में है क्या, दोनों क्या एक समान माने जाएंगे? अगर किसी को कहना, या किसी को मान लीजिए गाय कह देना, भले वो इटालियन गाय कहिए, जर्सी गाय जो आज उठाया जा रहा है वो कहना, और वो जो गाली है माँ की, वो दोनों में को समान माना जाएगा क्या? जो आप तर्क दिया जा रहा है, ये आप उस प्रकार की भाषा तो आपने पहले बहुत सारे प्रयोग किए भाई। आपने सांप, गोजर, बिच्छू, डंक मारने वाला, राक्षस, भस्मासुर, रावण, ये सारा तो आप बोल ही चुके हैं। करेक्ट। तो अब उसके बाद शब्द ही नहीं है। इसका लगता है कि वो सब जितने बोल गए हैं, अब उसके बाद कोई शब्द ही नहीं बचा है कि क्या हम उनके बारे में अब शब्द अपमानजनक बोले तो अब गाली पर आ गई है। लेकिन ये खतरनाक है। बिहार की ये परंपरा नहीं है। राजनीति में मतभेद होते हुए भी एक दूसरे के प्रति सम्मान था। यहाँ तक कि बिहार के बड़े बड़े क्रिमिनल भी होते थे ना, उनके गांव का, समाज का कोई बड़ा आदमी आ जाता था तो उस समय चुप हो जाता था, पैर छू के प्रणाम करता था, बाद में वो क्राइम करता था। ऐसे भी लोग हम लोगों ने देखे हैं।
तो एक इस कल्चर में इस प्रकार की भाषा प्रयुक्त हो रही थी, इससे पता चलता है कि हमारी राजनीति कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। इसको बचाने की जरूरत है, ऐसे राजनीति को प्रश्रय देने की जरूरत नहीं है। जो पार्टियां इनके बारे में खुल के निंदा नहीं कर रही हैं, उस आदमी को स्वयं लेकर के कि इनको जो भी सजा हो मंजूर हो, ऐसी राजनीति को हम नकारते हैं, नहीं बोल रही हैं, अगर उनको बिहार के लोग समर्थन देते हैं, इसका अर्थ है कि आप इसी प्रकार के माँ बहन की गालियों वाली, आपस में मारपीट वाली राजनीति पैदा करना चाहते हैं। एक पॉजिटिव नोट पर सर, कोई प्रेडिक्शन 2025 के चुनावों के लिए? नहीं, राजनीति तो जोखिम भरी है, लेकिन इस समय का जो वातावरण बिहार के चुनाव का है और जो देश का वातावरण इस समय बना हुआ है, और जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और देश पर भी दुनिया भर से दबाव है, तो जिस प्रकार से एक राष्ट्रीयता का भाव नए सिरे से पैदा हुआ है, भारत में हिंदुत्व केंद्रित राष्ट्रीय अभिप्सा जागृत हुई है, एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर है, वो बिहार में भी दिखाई दिया है। क्योंकि अयोध्या के शिलान्यास के समय गांव-गांव से बिहार से बसें आई थी, और शिलान्यास कहते हैं रामलला के। तो मुझे लगता है कि इस समय जो राजनीति है वो उस दिशा में जाएगी, उसकी विरोधी शक्तियां भी इसीलिए संगठित हुई है। बिहार का इस समय की स्थिति में मुझे कहते हैं तो इस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन मेरी दृष्टि में दोबारा सरकार बनाने की स्थिति में है। जो हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, आपने उनसे पूछा नहीं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि उन्होंने बिहार के लिए इशू बहुत सही उठाया। बहुत सारे इशू जो नहीं उठाया गया था, बहुत गंभीरता से उन्होंने उठाया है। और उन्होंने ये भी बात सही है कि सभी नेता, आजकल सभी पार्टियों में भ्रष्ट नेता है, सबने संपत्ति इकट्ठी की है। अब उसके प्रमाण ये सब बातें उन्होंने एक उठाई है, लेकिन उठाने के बाद जो है बिहार का चुनाव जो है, चूंकि वो परिस्थिति उनके साथ नहीं है, कोई उनका भी वैसा विजन नहीं आया, तो मिला जुला के जिसके पास विजन है, एक देश का विजन है, एक दुनिया का विजन है कि हमको दुनिया को दिशा देने के लिए भारत को ले जाना है, तो बिहार उसी भूमिका में जाएगा। बिहार में ऐसे ही लोग नेता बनना चाहते हैं, तो जब दुनिया के नेता बनने का अवसर है तो बिहार के लोग उधर ही जाएंगे ना भाई। दुनिया में अगर हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति, हमारा एक व्यापक हिंदुत्व, सर्वधर्म समभाव वाला, अगर उसके माध्यम से दुनिया में रास्ता दिखाने की ओर बढ़ सकता है तो उसकी ओर जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके समय के लिए और इस बहुत गंभीर चर्चा के लिए। फिर से एक बार आप सभी का धन्यवाद।